नमस्कार दोस्तों, पढ़ लो सुनकर में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था, जिसमें इकाई 1 है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। आइए प्रारंभ करते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था का वर्तमान स्वरूप कोई एक दिन की संरचना नहीं है। इसकी मूल सूत्र की जड़ें काफ़ी गहरी हैं। 15 अगस्त 1947 को मिली आज़ादी से पहले लगभग 200 वर्षों तक भारत अंग्रेजी शासन का गुलाम था। उस समय भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन अंग्रेजी शासन ने इस चिड़िया का भरपूर शोषण किया तथा जमकर लूटा, जिसके कारण भारत में आर्थिक विकास की गति मंद या नगण्य रही। आज़ादी के समय भारतीय अर्थव्यवस्था का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक पुनरुत्थान कर दुनिया की एक अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में प्रस्तुत करना हमारे नीति निर्धारकों के समक्ष चुनौती थी। इस अध्याय में अर्थव्यवस्था का परिचय, अर्थव्यवस्था का विकास, विकास की माप एवं विभिन्न सूचकांक, बिहार के विकास की स्थिति, देश के आर्थिक विकास में बिहार के आर्थिक विकास की भूमिका, मूलभूत आवश्यकताएं एवं विकास का संबंध आदि बातों पर प्रकाश डाला गया है। अर्थव्यवस्था का परिचय देखते हैं। अंग्रेजी शासन ने भारतीय अर्थव्यवस्था को अपना एक उपनिवेश बनाकर रखा था। उन्होंने फूट डालो और शासन को रोक नीति अपनाकर भारत को अपना दास बनाकर रखा था। ब्रिटिश शासन ने पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान होने के बावजूद उद्योग, व्यापार, यातायात, आधारभूत संरचना में कई अन्य महत्वपूर्ण देशों की तुलना में अच्छी स्थिति में थी, लेकिन शोषण एवं दमनकारी नीतियों के कारण भारत की स्थिति जर्जर हो गई। गरीबी, अशिक्षा, अंधविश्वास, विषमता तथा शोषण का साम्राज्य था। अंग्रेजी शासन ने लगभग 200 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था में कोई विकास नहीं किया। प्रति व्यक्ति आय की स्थिरता, कृषि पर जनसंख्या की बढ़ती हुई निर्भरता, हस्तशिल्प उद्योगों का पतन तथा उसके बाद लगभग नष्ट हुई औद्योगिक व्यवस्था इस बात को पूरी तरह स्पष्ट कर देती है कि अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का शोषण किया। उपनिवेश कॉलोनी क्या है? जब कोई भी देश किसी बड़े समृद्धशाली राष्ट्र के शासन के अंतर्गत रहता है और उसके समस्त आर्थिक एवं व्यवहारिक कार्यों का निर्देशन एवं नियंत्रण शासक देश का होता है, तो ऐसे शासित देश को शासक देश का उपनिवेश कहा जाता है। भारत करीब 200 वर्षों तक ब्रिटिश शासन का एक उपनिवेश था। अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? हम अपने दैनिक जीवन में देखते हैं कि प्रायः सभी लोग अपनी आजीविका के अर्जन के लिए विभिन्न प्रकार की क्रियाओं में लगे रहते हैं। इनकी क्रियाएं मुख्य रूप से वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन से संबंधित होती है। उदाहरण के लिए किसान खेत एवं खलिहानों में, मजदूर कल कारखानों में, शिक्षक स्कूल तथा कॉलेजों में एवं वकील कोर्ट कचहरी में अपने कार्य में लगे रहते हैं। अब प्रश्न यह है कि ये सभी लोग अपने अपने कार्यों में व्यस्त क्यों रहते हैं? इसके उत्तर में यह कहा जा सकता है कि सभी लोग धन कमाने के उद्देश्य से विभिन्न आर्थिक क्रियाओं में लगे हुए हैं, जिससे उनके परिवार के सदस्यों की आवश्यकताएं पूरी हो सके। हमारी वे सभी क्रियाएं जिनसे हमें आय प्राप्त होती है आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र या ढांचा है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं संपादित की जाती हैं, जैसे कृषि, उद्योग, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, परिवहन तथा संचार आदि। ये आर्थिक क्रियाएं एक ओर तो विभिन्न प्रकार की वस्तुओं एवं सेवाओं का संपादन करती हैं, तो दूसरी ओर लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करती हैं, ताकि वे अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि हेतु देश में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं का क्रय कर सके। इस तरह प्रत्येक अर्थव्यवस्था 2 प्रमुख कार्य संपादित करती है। प्रथम, लोगों की आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन करती है। दूसरा, लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करती है। कुछ अर्थशास्त्रियों ने अर्थव्यवस्था को निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित किया है। आर्थर लेविस के अनुसार अर्थव्यवस्था का अर्थ किसी राष्ट्र के संपूर्ण व्यवहार से होता है, जिसके आधार पर मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वह अपने संसाधनों का प्रयोग करता है। ब्राउन के अनुसार अर्थव्यवस्था आजीविका की एक प्रणाली है। इकोनॉमी इज द सिस्टम ऑफ अर्निंग लिवलीहुड। दूसरे शब्दों में अर्थव्यवस्था आर्थिक क्रियाओं का एक ऐसा संगठन है जिसके अंतर्गत लोग कार्य करके अपनी आजीविका चलाते हैं। संक्षेप में अर्थव्यवस्था समाज की सभी आर्थिक क्रियाओं का योग है। इस प्रकार बिहार की अर्थव्यवस्था का अर्थ बिहारवासियों के संपूर्ण आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन से है, जिसके आधार पर बिहारवासियों की मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए बिहार के संसाधनों का प्रयोग किया जाता है।
अर्थव्यवस्था की संरचना या ढांचा, स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी। अर्थव्यवस्था की संरचना का मतलब विभिन्न उत्पादन क्षेत्रों में इसके विभाजन से है। चूँकि अर्थव्यवस्था में विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं तथा गतिविधियां संपादित की जाती हैं, जैसे कृषि, उद्योग, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, परिवहन, संचार आदि। इन क्रियाओं को मोटे तौर पर 3 भागों में बांटा जाता है। प्रथम प्राथमिक क्षेत्र, प्राइमरी सेक्टर, द्वितीय द्वितीयक क्षेत्र, सेकेंडरी सेक्टर, तृतीय तृतीयक क्षेत्र या सेवा क्षेत्र, टेरिटरी सेक्टर और सर्विस सेक्टर। सभी अर्थव्यवस्था की तरह भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना को 3 भागों में बांटा गया है। प्रथम प्राथमिक क्षेत्र, जिसके अंतर्गत कृषि, पशुपालन, वन, मछली पालन इत्यादि आते हैं। द्वितीय क्षेत्र, जिसके अंतर्गत उद्योग, निर्माण, गैस एवं बिजली आते हैं। उद्योग के 4 प्रकार हैं: कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, मध्यम उद्योग एवं बड़े उद्योग। तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत बैंक, परिवहन, संचार, व्यापार तथा अन्य सेवाएं आती हैं। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत कृषि, पशुपालन, मछली पालन, जंगलों से वस्तुओं को प्राप्त करना जैसे व्यवसाय आते हैं। द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत खनिज व्यवसाय, निर्माण कार्य, जनोपयोगी सेवाएं जैसे गैस और बिजली आदि के उत्पादन आते हैं। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत बैंक एवं बीमा, परिवहन, संचार एवं व्यापार आदि क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। ये क्रियाएं प्राथमिक एवं द्वितीयक क्षेत्रों की क्रियाओं को सहायता प्रदान करती हैं, इसलिए इसे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। राष्ट्रीय आय में इन तीनों क्षेत्रों के योगदान को एक तालिका द्वारा समझा जा सकता है। प्राथमिक क्षेत्र 1901 में 63.6, वर्ष 1947 में 58.7, वर्ष 2007 में 22। द्वितीय क्षेत्र 22.7 1901 में, 1947 में 14.3, वर्ष 2007 में 22। तृतीय क्षेत्र 1901 में 23.7, 1947 में 27, वर्ष 2007 में 56। तालिका से स्पष्ट है कि आज़ादी के समय प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 58.7% था, जो घटकर अब केवल 22% रह गया है। द्वितीय क्षेत्र का योगदान 1947 में 14.3% था, अब वह बढ़कर 22% हो गया है। तृतीय क्षेत्र का योगदान 1947 में 27 था, जो बढ़कर 56% हो गया है। इसका अर्थ यह है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद योजनात्मक विकास के क्रम में भारत क्रमशः समृद्धि की ओर बढ़ रहा है। अर्थव्यवस्था के प्रकार, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। आज विश्व में 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था पाई जाती है। प्रथम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जहां उत्पादन के साधनों का स्वामित्व निजी व्यक्तियों के पास होता है, जो उसका उपयोग अपने निजी लाभ के लिए करते हैं, जैसे अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया आदि। दूसरा समाजवादी अर्थव्यवस्था यानी सोशलिस्ट इकोनॉमी। सामाजिक अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जहां उत्पादन के साधनों का स्वामित्व एवं संचालन देश की सरकार के पास होता है, जिसका उपयोग सामाजिक कल्याण के लिए किया जाता है। चीन, क्यूबा आदि देशों में सामाजिक अर्थव्यवस्था है। विगत वर्षों में भूमंडलीकरण एवं उदारीकरण के कारण समाजवादी अर्थव्यवस्था का स्वरूप बदलने लगा है। तीसरा मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी। मिश्रित अर्थव्यवस्था पूंजीवादी तथा समाजवादी अर्थव्यवस्था का मिश्रण है। मिश्रित अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जहां उत्पादन के साधनों का स्वामित्व सरकार तथा निजी व्यक्तियों के पास होता है। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। यह अर्थव्यवस्था पूंजीवाद एवं समाजवाद के बीच का रास्ता है। इट इज़ ए मिड वे बिटवीन कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म। अर्थव्यवस्था का विकास। अर्थव्यवस्था के विकास का एक लंबा इतिहास है। अर्थव्यवस्था का विकास एक पौधे के विकास की तरह होता है। जिस तरह एक पौधा का क्रमशः विकास होते जाता है और परिपक्वता की स्थिति में उसके फल, डाली आदि का उपयोग मानव हित में होता है, ठीक उसी तरह एक अर्थव्यवस्था का आदिम काल से अब तक विकास हुआ है। अर्थव्यवस्था में हुए परिवर्तन को हम अर्थव्यवस्था के विकास की कहानी कह सकते हैं। अर्थव्यवस्था के विकास को देखने के लिए हम अपने देश भारत के आर्थिक विकास की स्थिति को देखना होगा। भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास की स्थिति किसी एक समय की चमत्कार की स्थिति नहीं है, इसका एक अपना इतिहास है। अर्थव्यवस्था के विकास के लिए हम निम्नलिखित 2 स्थितियों का विवेचन करेंगे, जो दोनों ही परस्पर सहयोगी क्रियाएं हैं। प्रथम आर्थिक विकास तथा दूसरा मौद्रिक विकास। प्रथम आर्थिक विकास के बारे में देखते हैं। पहले हम आर्थिक विकास की चर्चा करेंगे, जो आर्थिक नियोजन इकोनॉमिक प्लानिंग के द्वारा संपन्न होता है। इसके पहले जान लेना आवश्यक है कि आर्थिक विकास है क्या।
ऐसे तो आर्थिक विकास की परिभाषा को लेकर अर्थशास्त्रियों में काफ़ी मतभेद है, इसकी एक सर्वमान्य परिभाषा नहीं दी जा सकती। फिर भी आप इसकी कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा को जान लें। प्रोफेसर रोस्टोव के अनुसार आर्थिक विकास एक ओर श्रम शक्ति में वृद्धि की दर तथा दूसरी ओर जनसंख्या में वृद्धि के बीच का संबंध है। समावेशी विकास क्या है? इंक्लूसिव ग्रोथ आर्थिक विकास की जिस पद्धति या प्रक्रिया से समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा हो जाए तथा समाज का कोई भी वर्ग विकास के लाभ से अछूता नहीं रहे, तो ऐसे ही विकास की क्रिया को समावेशी विकास कहा जाता है, यानी इंक्लूसिव ग्रोथ कहा जाता है। प्रोफेसर मेयर एंड बाल्डिन ने बताया है कि आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा दीर्घकाल में किसी अर्थव्यवस्था की वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। अतः स्पष्ट है कि आर्थिक विकास आवश्यक रूप से परिवर्तन की प्रक्रिया है। इससे अर्थव्यवस्था के ढांचे में परिवर्तन होते हैं। इसके चलते प्रति व्यक्ति वास्तविक आय बदलती है तथा आर्थिक विकास के निर्धारक निरंतर बदलते रहते हैं। आर्थिक विकास का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था के समस्त क्षेत्रों में उत्पादकता का ऊंचा स्तर प्राप्त करना होता है। इसके लिए विकास प्रक्रिया को गतिशील करना पड़ता है। आर्थिक विकास को जान लेने के बाद अब आप यह भी जान लें कि आर्थिक विकास, आर्थिक वृद्धि तथा आर्थिक प्रगति में क्या अंतर है। सामान्यतः आर्थिक विकास तथा आर्थिक वृद्धि में कोई अंतर नहीं माना जाता है। दोनों शब्दों को एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, लेकिन इधर अर्थशास्त्रियों द्वारा इन दोनों के बीच अंतर किया जाने लगा है। श्रीमती उर्सुला हिक्स के अनुसार वृद्धि ग्रोथ शब्द का प्रयोग आर्थिक दृष्टि से विकसित देशों के संबंध में किया जाता है, जबकि विकास डेवलपमेंट शब्द का प्रयोग विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के संदर्भ में किया जा सकता है। डॉक्टर ब्राइट सिंह कहते हैं और ग्रोथ के शब्द के बारे में कहते हैं, ग्रोथ शब्द का प्रयोग विकसित देशों के लिए किया जा सकता है। सतत विकास क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट आज प्राकृतिक साधनों जैसे कोयला, गैस, पेट्रोलियम, वन, जल, सूर्य का प्रकाश आदि का इसी तरह प्रयोग होता रहा तो भावी पीढ़ी को इन प्राकृतिक साधनों से वंचित होना पड़ेगा। यही नहीं, वर्तमान उत्पादन तकनीक ने पर्यावरण प्रदूषण की गंभीर समस्या को जन्म दिया है। अनेक उत्पादन क्रियाएं जलवायु एवं भूमि को प्रदूषित कर रही हैं, जो आज एक चिंता का विषय है। इन सब समस्याओं के कारण विकास की वर्तमान पद्धति एवं प्रक्रिया को जारी रखना उचित नहीं कहा जा सकता है। इसके विकल्प के रूप में सतत विकास या पोषणीय विकास की अवधारणा का जन्म हुआ। सतत विकास का शाब्दिक अर्थ है एक ऐसा विकास जो जारी रह सके, टिकाऊ बना रह सके। सतत विकास में न केवल वर्तमान पीढ़ी बल्कि भावी पीढ़ी के विकास को भी ध्यान में रखा जाता है। ब्रुंडलैंड आयोग ने सतत विकास के बारे में बताया है कि विकास की वह प्रक्रिया जिससे वर्तमान की आवश्यकताएं बिना भावी पीढ़ी की क्षमता योग्यताओं से समझौता किए पूरी की जाती है। इसी तरह मेडिसन नामक एक अर्थशास्त्री ने बताया है कि धनी देशों में आय का बढ़ता हुआ स्तर आर्थिक वृद्धि का सूचक होता है, जबकि निर्धन देशों में आय का घटता हुआ स्तर आर्थिक विकास का सूचक होता है। जहाँ तक आर्थिक प्रगति की बात है, यह एक व्यापक शब्द है। इसका प्रयोग किसी आर्थिक इकाई के लिए किया जा सकता है। इसमें आर्थिक वृद्धि तथा आर्थिक विकास दोनों ही शामिल रहते हैं। प्रायः आर्थिक प्रगति के स्थान पर आर्थिक वृद्धि या आर्थिक विकास शब्दों का प्रयोग होता है। आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास एक दूसरे के अर्थ में भी प्रयोग होते हैं। सच पूछा जाए तो विकास तथा वृद्धि में शब्द का अर्थ भी निहित है। अतः आर्थिक विकास, आर्थिक वृद्धि तथा आर्थिक प्रगति में कोई खास अंतर नहीं है। इन तीनों को व्यवहार में एक ही जैसा समझा जा सकता है। प्रोफेसर लेविस की भी यही राय है। अब आप आर्थिक नियोजन के बारे में जान सकते हैं, जिसके द्वारा आर्थिक विकास होता है। आर्थिक नियोजन का अर्थ एक समयबद्ध कार्यक्रम के अंतर्गत पूर्व निर्धारित सामाजिक एवं आर्थिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अर्थव्यवस्था में उपलब्ध संसाधनों का नियोजित समन्वय करना होता है। भारत में एक योजना आयोग है जो आने वाले 5 वर्षों के लिए आर्थिक विकास की योजना बनाता है। भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को किया गया। इसके पदेन अध्यक्ष देश के प्रधानमंत्री होते हैं। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे और अभी वर्तमान में भारत के योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह हैं। योजना आयोग के शब्दों में आर्थिक नियोजन का अर्थ राष्ट्र की प्राथमिकताओं के अनुसार देश के संसाधनों का विभिन्न विकासात्मक क्रियाओं में प्रयोग करना है। अर्थात इकोनॉमिक प्लानिंग मीन्स
यूटिलाइजेशन ऑफ कंट्रीज रिसोर्सेज इनटू डिफरेंट डेवलपमेंट एक्टिविटीज इन अकॉर्डेंस विथ नेशनल प्रॉपर्टीज। भारत अभी तक 10 पंचवर्षीय योजनाओं को पूरी कर चुका है तथा अब 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत विकास कर रहा है। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि 1951 से 1956 थी, जो 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 2007 से 2012 है। भारत में आर्थिक विकास का श्रेय नियोजन को दिया जाता है। आर्थिक नियोजन क्या है? आर्थिक नियोजन का अर्थ है राष्ट्र की प्राथमिकताओं के अनुसार देश के संसाधनों का विभिन्न विकासात्मक क्रियाओं में प्रयोग करना। भारत में नियोजन के मुख्य 2 उद्देश्य हैं: आर्थिक विकास की दर को बढ़ाना, कृषि एवं उद्योगों का आधुनिकीकरण करना, आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना, आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना तथा सामाजिक न्याय सोशल जस्टिस को बढ़ावा देना। भारत में नियोजन को एक तालिका द्वारा आप समझ सकते हैं। भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को किया गया था। योजना आयोग के अध्यक्ष पदेन भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। सामान्यतः कामकाज एक उपाध्यक्ष की देखरेख में होता है, जिसकी सहायता के लिए आयोग के 8 सदस्य होते हैं। भारत में नियोजन तालिका 1.2 से देखते हैं। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक, दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 तक, 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990 तक, 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 तक, 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 तक। राष्ट्रीय विकास परिषद नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एनडीसी क्या है? भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को किया गया था। इसका गठन आर्थिक नियोजन हेतु राज्य सरकारों तथा योजना आयोग के बीच तालमेल तथा सहयोग का वातावरण बनाने के लिए किया गया था। राष्ट्रीय विकास परिषद में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसके पदेन सदस्य होते हैं। प्रत्येक पंचवर्षीय योजना बनाने का कार्य योजना आयोग का है और अंत में यह राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा अनुमोदित होता है, अप्रूव्ड होता है। मौद्रिक विकास क्या है? वर्तमान 21वीं शताब्दी में मनुष्य को अनेक प्रकार की सुख सुविधाएं उपलब्ध है। यदि हम इसके पीछे के इतिहास को देखें तो लगता है कि विगत वर्षों में इन सुख सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए मनुष्य को कठिन परिश्रम करना पड़ा। जब मुद्रा का विकास नहीं हुआ था तो लोग वस्तु से वस्तु का लेन देन कर अपनी आवश्यकता की पूर्ति करते थे। अर्थव्यवस्था की इस अवस्था को वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता था। यह अवस्था आर्थिक विकास की प्रारंभिक अवस्था थी। चूँकि उस समय मनुष्य की संख्या तथा आवश्यकता दोनों ही कम थी, इसलिए वस्तु के लेन देन से उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाया करते थे। लेकिन बाद में लोगों की आवश्यकताएं बढ़ती चली गई और उनकी संख्या बढ़ने के कारण अब छोटे छोटे कस्बों से बढ़कर बड़े गाँव एवं क्षेत्रों में मनुष्यों का फैलाव होने लगा है। इस स्थिति में मनुष्य की सोच के आधार पर विनिमय का एक सामान्य इकाई मुद्रा का प्रादुर्भाव हुआ। अब वस्तु के बदले वस्तु नहीं बल्कि मुद्रा के द्वारा विनिमय की क्रिया होने लगी है। अब दूर दराज क्षेत्रों में भी अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए अनाज या अन्य वस्तुओं के बंडल को ले जाने के लिए जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मुद्रा एक सामान्य क्रय विक्रय के साधन का कार्य करने लगा है। अर्थव्यवस्था के विकास के इसी काल में व्यक्तियों के समूह पर शासन करने के लिए एक सरकार का अभ्युदय हुआ। सरकार की स्वीकृति तथा जनता के विश्वास से मुद्रा का चलन होने लगा। अर्थव्यवस्था के विकास के साथ अब लोग मुद्रा से भी हल्की चीज़ की आवश्यकता महसूस करने लगे। फलतः देश की सरकार के आधिपत्य से स्थापित बैंकों का निर्माण हुआ, जिसके द्वारा अब और भी आसानी से मुद्रा हस्तांतरण किया जाने लगा, जिसे हम चेक कहते हैं। इसे एक व्यक्ति या संस्था दूसरे व्यक्ति या संस्था के नाम जारी करता है और सरकारी आधिपत्य से स्थापित बैंकों के द्वारा पैसे का आदान प्रदान होता है। आज युग में मानवीय मस्तिष्क का लगभग सारा कार्य एक मशीन के द्वारा होने लगा है, जिसे हम कंप्यूटर कहते हैं। यह मशीन मानव के द्वारा किए गए आविष्कार का परिणाम है, जो मनुष्य से भी अधिक तेज स्मरण शक्ति रखता है। बिजली से चलने वाला यह मशीन, जिसे हम कंप्यूटर कहते हैं, बड़ी तेजी से अपने स्मरण शक्ति के बल पर पैसे के आदान प्रदान में भी सहयोग करता है। आजकल कंप्यूटर सूचना शिक्षा एवं ज्ञान के सर्वसुलभ साधन हो गया है। प्रयोग एवं वैज्ञानिक आविष्कार के कारण पहले जहाँ बड़ा कंप्यूटर लोगों के उपयोग में था, वहीं अब लैपटॉप काफ़ी प्रचलन में है। मोबाइल में भी कंप्यूटर के यंत्र काम करते हैं। यह सब लोगों की बढ़ती आवश्यकता एवं वैज्ञानिक आविष्कार के कारण संभव हो सका है। आजकल प्लास्टिक के एक छोटे से टुकड़े पर इंगित यांत्रिक चिन्ह के माध्यम से पैसे का आदान प्रदान
तथा निकासी होने लगा है। जब एक व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर बिना विलंब के पैसे बैंक के माध्यम से पैसे का लेन देन करता है तो बैंक के इस प्रणाली को कोर बैंकिंग प्रणाली, कोर बैंकिंग सिस्टम कहते हैं। इसी प्रकार व्यक्ति जब प्लास्टिक यांत्रिक संकेत यानी मैकेनिकल मार्क से किसी भी समय बैंक के एक चिन्हित स्थान से किसी भी समय पैसे निकाल सकता है। ये सारी क्रियाएं बिजली से संचालित कंप्यूटर के द्वारा होता है। बैंक के जिस चिन्हित स्थान से हर समय पैसे निकालने की सुविधा होती है उसे हम एटीएम ऑटोमेटिक टेलर मशीन कहते हैं। इस तरह आपने देखा कि किस तरह पहले के अदला बदली के युग से हम लोगों ने मुद्रा के युग में प्रवेश किया है। आज हम लोग बैंकिंग प्रणाली के चेक बुक के चेक युग से भी आगे कोर बैंकिंग तथा एटीएम के युग में प्रवेश कर गए हैं। एटीएम के मामले अलावे हमें आज डेबिट कार्ड तथा क्रेडिट कार्ड की भी सुविधा उपलब्ध है। इसे भी हम आर्थिक विकास की एक प्रक्रिया कहेंगे। मौद्रिक विकास की संक्षिप्त कहानी: प्रथम, वस्तु विनिमय प्रणाली, वस्तु से वस्तु का लेन देन। दूसरा, मौद्रिक प्रणाली, मुद्रा से वस्तुओं तथा सेवाओं का विनिमय। तीसरा, बैंकिंग प्रणाली, बैंक के माध्यम से चेक के द्वारा विनिमय की क्रिया का संपादन। चौथा, कोर बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत एक संकेत से एक व्यक्ति के खाते से दूर अवस्थित दूसरे व्यक्ति को उसी खाते के माध्यम से पैसा का हस्तांतरण, ट्रांसफर। पांचवा, एटीएम प्रणाली प्लास्टिक के एक छोटे से कार्ड पर अंकित सूक्ष्म संकेत के आधार पर कहीं भी तथा किसी समय निर्धारित बैंक के केंद्र से पैसे निकालने की सुविधा। छठा, डेबिट कार्ड, बैंक द्वारा दिया गया प्लास्टिक का कार्ड जिसके द्वारा बैंक में अपनी जमा राशि के पैसे का उपयोग करना। सातवां, क्रेडिट कार्ड, बैंक द्वारा जारी किया गया प्लास्टिक का एक कार्ड जिसके आधार पर उसके खाताधारक द्वारा पैसे तथा वस्तु प्राप्त कर लेना। मुद्रा के इस विकास को एक कहानी के द्वारा समझा जा सकता है। सिंहासनी गांव की कहानी है। बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के रामगढ़वा थाना अंतर्गत सिंहासनी गांव का एक लड़का छोटू परा है अपनी माँ को सब्जी वाली से अनाज के बदले सब्जी लेते देखता है। उसे जब भी अपनी छोटी मोटी ज़रूरतें जैसे चीनी, कागज़, पेंसिल आदि की ज़रूरत होती है तो उसकी माँ उसे गांव के दुकानदार से उन छोटी मोटी चीज़ों को लाने के लिए अनाज देती है। छोटू के पिता जब शहर जाते हैं तो अपने अनाज को बेचकर रुपया लेकर छोटू और उसकी माँ के लिए कपड़े दिलाते हैं। छोटू का एक संबंधी श्याम कुमार पटना में नौकरी करता था। एक बार होली की छुट्टी में वह अपने यहाँ छोटू को बुलाया। एक दिन शाम को वह छोटू को अपनी गाड़ी से बाजार घुमाने ले गया। बाजार जाने पर एक बड़े से दुकान पर श्याम कुमार ने कुछ सामान खरीदा और जब पैसा देने का समय आया तो उसने एक प्लास्टिक का छोटा टुकड़ा निकालकर दुकानदार को दिया जो कंप्यूटर के माध्यम से पैसे का भुगतान किया। अब छोटू आश्चर्यचकित होकर अपने संबंधित श्याम कुमार से जिज्ञासावश पूछा कि बिना पैसे के आपको ये सामान कैसे मिले। श्याम कुमार ने धीरे से छोटू को समझाया कि तुम्हारे घर पर तुम्हारी माँ को जो अनाज के बदले वस्तु लेती है वह मुद्रा के पूर्व के विनिमय की स्थिति थी जिसे वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। तुम्हारे पिताजी अनाज बेचकर पैसे लेकर जो शहर के सामान लाते हैं वह मौद्रिक प्रणाली की स्थिति है और जो आज हम प्लास्टिक के टुकड़े से अपनी वस्तु की कीमत को भुगतान किए हैं वह कंप्यूटरीकृत बैंकिंग प्रणाली है। आज के युग में हम ऐसा भुगतान चेक के द्वारा भी कर सकते हैं अथवा प्लास्टिक के टुकड़े को जिसे क्रेडिट कार्ड अथवा डेबिट कार्ड कहते हैं से भी कर सकते हैं। छोटू आश्चर्य से अपने संबंधी श्याम कुमार की बातों को सुनकर बहुत खुश हुआ और अपने गांव तथा स्कूल लौटकर अपने साथियों से विनिमय तथा विकास की इस क्रिया को कहने का संकल्प लिया। राष्ट्रीय आय क्या है? राष्ट्रीय आय को आर्थिक विकास की माप एवं सूचकांक कैसे की जाती है उसमें पहला अंक आता है राष्ट्रीय आय। क्या है राष्ट्रीय इनकम? नेशनल इनकम राष्ट्रीय आय को आर्थिक विकास का एक प्रमुख सूचक माना जाता है। किसी देश में एक वर्ष की अवधि में उत्पादित सभी वस्तु एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। सामान्य तौर पर जिस देश या राष्ट्र का आय अधिक होता है वह देश विकसित कहलाता है और जिस देश का राष्ट्रीय आय कम होता है वह देश अविकसित कहलाता है। प्रति व्यक्ति आय आर्थिक विकास की माप करने के लिए प्रति व्यक्ति आय को सबसे उचित सूचकांक माना जाता है। प्रति व्यक्ति आय देश में रहते हुए व्यक्तियों की औसत आय होती है। राष्ट्रीय आय को देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल आता है वह प्रति व्यक्ति आय कहलाता है। फार्मूले के रूप में राष्ट्रीय आय बटा कुल जनसंख्या बराबर प्रति व्यक्ति आय। विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट 2006 के अनुसार जिन देशों की 2004 में प्रति व्यक्ति आय 4,53,000 रुपये प्रति वर्ष या इससे अधिक है वह विकसित देश समृद्ध देश हैं और वे देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय 37,000 रुपये प्रति या इससे कम है उन्हें निम्न आय वाला विकासशील कहा गया है। भारत निम्न
आय वर्ग के देश में आता है, क्योंकि भारत की प्रति व्यक्ति आय 2004 में केवल 28,000 रुपये प्रति वर्ष थी। कुछ चयनित राज्यों के अध्ययन से यह पता चलता है कि बिहार के प्रति व्यक्ति आय कम है। यह निम्न तालिका से स्पष्ट होता है। 2002 से 3 के आंकड़े हैं जो प्रति व्यक्ति आय को दर्शाते हैं। पंजाब में 26,000 प्रति व्यक्ति आय था 2003 के हिसाब से, 2000 से 2003 के हिसाब से पंजाब में 26,000, केरल में 22,800, बिहार में 5,700। इस तरीके से यह स्पष्ट होता है कि इन तीनों राज्यों में पंजाब की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है और बिहार की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। अगर विकास को मापने की प्रति व्यक्ति आय का प्रयोग किया जाए तो तीनों राज्यों में पंजाब सबसे अधिक और बिहार सबसे कम विकसित राज्य माना जाएगा। मानव विकास सूचकांक, यह सूचकांक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा महबूब उल हक के निर्देशन में तैयार की गई मानव विकास रिपोर्ट में प्रस्तावित किया गया था। यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट विभिन्न देशों की तुलना लोगों के शैक्षिक स्तर, उनकी स्वास्थ्य स्थिति और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर कर सकती हैं। जहां तक मानव विकास सूचकांक का प्रश्न है तो इसके 3 सूचक हैं। जीवन आशा, पहला जीवन आशा, दूसरा शिक्षा प्राप्ति तथा तीसरा जीवन स्तर। फार्मूले के रूप में देखते हैं HDI बराबर जीवन आशा सूचकांक प्लस शिक्षा प्राप्ति सूचकांक प्लस जीवन स्तर सूचकांक। HDI तीनों सूचकांकों का औसत होता है। पैमाने पर सभी देशों में HDI दर 0 से 1 होती है। भारत तथा उसके पड़ोसी देशों की 2004 की मानव विकास रिपोर्ट को निम्न तालिका 1.4 द्वारा समझा जा सकता है, जिसमें देश नॉर्वे प्रथम पर है और नॉर्वे 0.965 के साथ प्रथम पर, ऑस्ट्रेलिया 0.957 के साथ 3 पर, श्रीलंका 0.755 के साथ 93 पर, पाकिस्तान 0.539 के साथ 134वें स्थान पर, भारत 0.611 के साथ 126वें स्थान पर, चीन 0.768 के साथ 81वें स्थान पर, बांग्लादेश 0.530 के साथ 137वें स्थान पर है। यूएनडीपी मानव रिपोर्ट 2006 के अनुसार यह आंकड़े दिए गए हैं। चूँकि 2006 में 177 देशों के लिए HDI की गणना की गई थी, इसमें भारत का HDI मूल्य 0.611 है तथा 126 क्रम पर है। इसका मतलब है कि भारत में मानव विकास मध्यम स्तर का है। लिंग विकास सूचकांक GDI की दरों में भारत ने सन 2000 में 105वें क्रम से 2004 में 96वें क्रम पर आ गया। यह आश्चर्य की बात है कि हमारे पड़ोस का एक छोटा सा देश श्रीलंका भारत से आगे है और भारत जैसे बड़े देश का विश्व में इतना नीचा क्रमांक है, किंतु भारत में विकास की क्रिया में तेजी आने के कारण यह स्थिति सुधरने लगी है। UNDP राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट, नेशनल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट UNDP की मानव विकास की तर्ज पर भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट अप्रैल 2002 में जारी की गई। योजना आयोग द्वारा तैयार की गई इस रिपोर्ट को तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 23 अप्रैल 2002 को नई दिल्ली में जारी किया। रिपोर्ट को भारतीय लोकतंत्र के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज बताते हुए योजना आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष केसी पंत ने कहा था कि राज्यों के लिए योजना आकार तय करते समय इसे आधार बनाया जा सकता है। इस पहले राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट NHDR में 1991 तथा 2001 के लिए राज्यों तथा संघ क्षेत्रों के HDI मूल्यों का अनुमान लगाया गया था। इस रिपोर्ट में विकास की दरें भिन्न भिन्न थीं। केरल का रैंक सबसे ऊपर था, जबकि बिहार, मध्य प्रदेश, आसाम, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश बीमारू का रैंक सबसे नीचे था। निर्धनता की स्थिति को जानने के लिए रिपोर्ट में प्रस्तुत मानव निर्धनता सूचकांक ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स निर्धनता के परंपरागत निर्धनता अनुपात से काफ़ी मिलता जुलता है। राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर आदि में मानव निर्धनता सूचकांक में कमी आई है। वहीं बिहार, उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान में इसमें मामूली कमी आई है। उपभोक्ता व्यय को आर्थिक विकास का सूचक मानते हुए अपने देश की पहली राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट में यह बताया गया है कि विगत कुछ वर्षों में देश की ग्रामीण जनता की व्यय क्षमता में कमी आई है, जबकि शहरी क्षेत्रों में इसमें काफ़ी वृद्धि हुई है। आधारिक संरचना क्या है देखते हैं।
आधारिक संरचना का मतलब उन सुविधाओं तथा सेवाओं से है जो देश के आर्थिक विकास के लिए सहायक होते हैं। वे सभी तत्व जैसे बिजली, परिवहन, संचार, बैंकिंग, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल आदि देश के आर्थिक विकास के आधार हैं। उन्हें देश का आधारिक संरचना, आधारभूत ढांचा कहा जाता है। किसी देश के आर्थिक विकास में आधारिक संरचना का महत्वपूर्ण स्थान होता है। जिस देश का आधारिक ढांचा जितना अधिक विकसित होगा, वह देश उतना ही अधिक विकसित होगा। बिहार के विकास की स्थिति। बिहार का इतिहास काफ़ी गौरवशाली रहा है। यही बिहार है जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। महावीर ने शांति का संदेश यही दिया था। चंद्रगुप्त, अशोक, शेरशाह, गुरु गोविंद सिंह, बाबू वीर कुंवर सिंह, देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म इसी बिहार में हुआ था। बिहार में ही महात्मा गांधी ने चंपारण आंदोलन का बिगुल फूंका था। बिहार में ही लोकनायक जयप्रकाश ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। लोक गीतकार भिखारी ठाकुर का जन्म भी इसी बिहार में हुआ था। लेकिन वही बिहार आज कई तरह की समस्याओं का शिकार है। यहाँ गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार तथा अशांति का माहौल है। साधनों के मामले में धनी होते हुए बिहार की स्थिति दयनीय है। आज बिहार अति पिछड़े राज्यों में गिना जाता है। बिहार के पिछड़ेपन का कारण क्या है? आर्थिक दृष्टि से बिहार के पिछड़ेपन के कुछ प्रमुख कारण इस प्रकार से हैं, जिनमें प्रथम जो है तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या, दूसरा आधारिक संरचना का अभाव, तीसरा कृषि पर निर्भरता, चौथा बाढ़ तथा सूखा से क्षति, पांचवा औद्योगिक पिछड़ापन, छठा गरीबी, सातवां खराब विधि व्यवस्था तथा आठवां कुशल प्रशासन का अभाव। आइए विस्तार से इसको देखते हैं। तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या। बिहार में जनसंख्या काफ़ी तेजी से बढ़ रही है। इसके चलते विकास के लिए साधन कम हो जाते हैं। अधिकांश साधन जनसंख्या के भरण पोषण में चला जाता है। दूसरा आधारिक संरचना का अभाव। किसी भी देश या राज्य के लिए विकास के लिए आधारिक संरचना का होना जरूरी है, लेकिन बिहार इस मामले में पीछे है। राज्य में सड़क, बिजली एवं सिंचाई का अभाव है। साथ ही शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाएं भी कम हैं। इस वजह से भी बिहार में पिछड़ेपन की स्थिति कायम है। कृषि पर निर्भरता। कृषि की निर्भरता। बिहार की अर्थव्यवस्था पूरी तरह कृषि पर आधारित है। यहाँ की अधिकांश जनता कृषि पर ही निर्भर है, लेकिन हमारी कृषि की भी हालत ठीक नहीं है। हमारी कृषि काफ़ी पिछड़ी हुई है। इसके चलते उपज कम होती है। चौथा बाढ़ तथा सूखा से क्षति। बिहार में खासकर उत्तरी बिहार में नेपाल से आए जल से बाढ़ आती है। हर साल कम या अधिक बाढ़ का आना बिहार में तय है। पिछले साल 2008 में कोसी बाढ़ का प्रलय हमारे सामने है। इससे कितने जन माल की क्षति हुई। इस साल 2009 में भी नेपाल से आए जल से बागमती नदी में बाढ़ देखने को मिला। इसके आसपास के इलाके सीतामढ़ी, दरभंगा, मधुबनी आदि जगहों में फसल की काफ़ी बर्बादी हुई। इसी तरह सूखे की मार दक्षिणी बिहार को झेलनी पड़ती है। इससे हमारे किसानों को अकाल जैसी स्थिति का सामना करना पड़ता है। इस तरह अपना बिहार बाढ़ तथा सूखा दोनों की चपेट में एक साथ रहता है। पांचवा औद्योगिक पिछड़ापन। किसी भी देश या राज्य के लिए उद्योगों का विकास जरूरी होता है, लेकिन बिहार में औद्योगिक विकास कुछ दिखता ही नहीं है। यहाँ के सभी खनिज क्षेत्र एवं बड़ी उद्योग तथा प्रतिष्ठित अभियांत्रिकी संस्थाएं सभी झारखंड चले गए। इस कारण बिहार में कार्यशील औद्योगिक इकाइयों की संख्या नगण्य ही रह गई है। छठा गरीबी। बिहार एक ऐसा राज्य है जहां गरीबी का भार काफ़ी अधिक है। राज्य में प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत के आधे से भी कम है। इसके चलते हुए बिहार पिछड़ा है। बिहार में निर्धनता का दुष्चक्र है। सातवां खराब विधि व्यवस्था। किसी भी देश या राज्य के लिए शांति तथा सुव्यवस्था जरूरी होती है, लेकिन बिहार में वर्षों तक कानून व्यवस्था कमजोर स्थिति में थी, जिसके चलते नागरिक शांतिपूर्वक उद्योग नहीं चला पा रहा था। इस तरह खराब विधि व्यवस्था भी बिहार के पिछड़ेपन का एक महत्वपूर्ण कारण बन गया है। आठवां कुशल प्रशासन का अभाव। इसके कारण आए दिन भ्रष्टाचार के अनेक उदाहरण सामने आए हैं। बिहार की स्थिति तथा भारत की स्थिति एक नज़र देखते हैं। जनसंख्या। बिहार में जनसंख्या 2001 में 8.29 करोड़ थी, जबकि उस समय भारत की जनसंख्या 102.9 करोड़ थी। जनसंख्या वृद्धि दर 2.5% और भारत में उस समय 1.9% थी। साक्षरता का दर कुल 47.53% था, जबकि भारत में अपने देश की 65.4% थी। साक्षरता पुरुष की अगर देखें तो 60.3%, जबकि अपने देश के स्तर पर देखें तो 75.8% थी। इस तरह से नीचे एक तालिका दी गई है। तत्कालीन राज्यपाल ने राष्ट्रीय विकास परिषद में
27 जून 2005 को अपनी अभिभाषण में बिहार की आर्थिक स्थिति का जो लेखा प्रस्तुत किया था वह उपरोक्त तालिका में स्पष्ट किया गया है। उपरोक्त तालिका स्पष्ट है कि बिहार में आर्थिक स्थिति की गति काफ़ी धीमी है, किंतु वर्तमान में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO के आकलन में जहां घरेलू उत्पाद GDP 2003 से 4 में नकारात्मक ऋणात्मक 5.15% था, वहीं 2004-5 से 2008 से 9 के बीच सकारात्मक 11.03% हो गया, जो देश के सबसे तेज़ी से विकास कर रहे गुजरात के कुछ अंकों से दूसरे स्थान पर आ गया है। गुजरात का सबसे उपरोक्त अवधि में विकास दर 11.05% रहा, जबकि बिहार का 11.03% रहा। बिहार के विकास के इस गति को कुछ अर्थशास्त्री आश्चर्य का अर्थशास्त्र भी कहते हैं, अर्थात मिरेकल इकोनॉमिक्स। बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के उपाय, आर्थिक विकास की गति को तेज करके ही बिहार की स्थिति में सुधार किया जा सकता है। बिहार में आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए बिहार के पिछड़ेपन को दूर करना काफ़ी जरूरी है। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा था कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। बिहार देश का एक बड़ा राज्य है और इसके विकास की गति में तेजी आने से भारत का विकास भी संभव होगा। बिहार में पिछड़ेपन को दूर करने के लिए निम्न उपाय दिए जा सकते हैं। प्रथम उपाय, जनसंख्या पर नियंत्रण। राज्य में तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या पर रोक लगाया जाए, परिवार नियोजन कार्यक्रमों को लागू किया जाए। इसके लिए राज्य की जनता एवं खास करके महिलाओं में शिक्षा का प्रचार किया जाए। दूसरा, कृषि का तेजी से विकास हो। बिहार में कृषि ही जीवन का आधार है, अतः कृषि में नए यंत्रों का प्रयोग किया जाए, उत्तम खाद, उत्तम बीज तथा प्रयोग किया जाए ताकि उपज में वृद्धि लाई जा सके। इस तरह कृषि का तेजी से विकास कर बिहार का आर्थिक विकास किया जा सकता है। तीसरा, बाढ़ पर नियंत्रण। बिहार के विकास में बाढ़ एक बहुत बड़ा बाधक है। फसल का बहुत बड़ा भाग बाढ़ के चलते बर्बाद हो जाता है। जानमाल की भी काफ़ी क्षति होती है। उत्तरी बिहार की अधिकांश नदियाँ हिमालय से निकलती हैं, इसलिए नेपाल सरकार के सहयोग से बाढ़ नियंत्रण को सफल बनाया जा सकता है। दुर्भाग्य से बिहार का दूसरा भाग सूखे की चपेट में रहता है, अतः सिंचाई की पर्याप्त सुविधा को उपलब्ध कर इस दुखद स्थिति से छुटकारा पाया जा सकता है। चौथा, आधारिक संरचना का विकास। बिहार में बिजली की काफ़ी कमी है, अतः बिजली का उत्पादन बढ़ाया जाए, सड़क व्यवस्था में सुधार लाया जाए, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार लाया जाए, इससे विकास की प्रक्रिया और आगे बढ़ सके। पांचवा, उद्योगों का विकास। बिहार के झारखंड के अलग होने से यह राज्य लगभग उद्योग विहीन हो गया था। मुख्यतः चीनी मिलें बिहार के हिस्से में रह गई थी, जो अधिकतर बंद पड़ी थी, लेकिन विगत कुछ वर्षों से देश के विभिन्न भागों से तथा विदेशों से पूंजी निवेश लाने के अनवरत प्रयास किए जा रहे हैं ताकि वर्तमान में जर्जर अवस्था के उद्योगों का पुनर्विकास किया जा सके। छठा, गरीबी दूर करना। बिहार में गरीबी का सबसे अधिक प्रभाव है। गरीबी रेखा के नीचे लगभग 42% है। अधिक भी से भी अधिक लोग यहाँ जीवन बसर कर रहे हैं। इनके लिए रोजगार की व्यवस्था की जाए। स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए इन्हें प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग दिया जाए। सातवां, शांति व्यवस्था की स्थापना। बिहार में शांति का माहौल कायम कर व्यापारियों में विश्वास जगाया जा सकता है तथा आर्थिक विकास की गति को तेज किया जा सकता है। स्वच्छता तथा ईमानदार प्रशासन। बिहार के आर्थिक विकास के लिए स्वच्छ, कुशल तथा ईमानदार प्रशासन जरूरी है। नौवां, केंद्र से अधिक मात्रा में संसाधनों का हस्तांतरण। बिहार के विकास के लिए केंद्र से अधिक मात्रा में संसाधनों के हस्तांतरण, ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज की जरूरत है। कुछ राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा देकर उन्हें अधिक मात्रा में केंद्रीय सहायता दी जाती है। विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त होने के कारण जम्मू एवं कश्मीर, पंजाब, उत्तर पूर्व की राज्यों को विशेष सहायता मिलती रही है। चूँकि बिहार आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा माना जाता रहा है। 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड के अलग हो जाने के बाद खनिज बाहुल्य क्षेत्र झारखंड में चले गए और बिहार के पास केवल उर्वरक भूमि तथा कुछ ही उद्योग रह गए। बिहार की अत्यधिक जनसंख्या का कृषि पर निर्भरता, सिंचाई की सुविधा का अभाव, जनसंख्या में तेजी से वृद्धि तथा गरीबी जैसी अनेक समस्याएं यहाँ उपस्थित है। अक्सर बिहार का उत्तरी भाग बाढ़ से तबाह रहता है तो दक्षिणी भाग सूखा से ग्रस्त रहता है। पिछले साल 2008 में कोसी की भयंकर बाढ़ का प्रकोप झेलना पड़ा। ऐसी परिस्थिति में सड़क, बिजली, नहर, स्वास्थ्य के साधनों इत्यादि के विकास के लिए अधिक धन की जरूरत है। अपने आंतरिक संसाधनों से इसकी पूर्ति नहीं की जा सकती, इसलिए इन दिनों बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग जोरों से की जा रही है। इस संदर्भ में राजनीतिक प्रयास काफ़ी किए जा रहे हैं। विशेष राज्य का दर्जा मिलने
से राज्य को केंद्र के द्वारा विकास के मद में अधिक सहायता तथा करों से रियायत मिलने लगेगी, जिससे बिहार के विकास में गति आने की संभावना है। लेकिन बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने में केंद्र सरकार के समक्ष अनेक व्यवहारिक व प्रशासनिक समस्याएं आ रही हैं। देश के आर्थिक विकास में बिहार के विकास की भूमिका। बिहार देश का एक बड़ा राज्य है। भौगोलिक क्षेत्रफल तथा जनसंख्या दोनों ही दृष्टिकोण से बिहार का स्थान भारत में अपना एक अलग महत्व रखता है। इसलिए कहा जाता है कि यदि भारत का विकास करना है तो बिहार का विकास करना आवश्यक है। चाहे राजनीतिक साझेदारी की बात हो अथवा विकास के मापदंड को स्थापित करने की बात हो, अगर बिहार को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री कुजनेट ने विश्व के संदर्भ में यह कहा था कि गरीबी कैंसर रोग की तरह है। जिस तरह शरीर के एक छोटे से भाग में हुआ कैंसर पूरे शरीर को विषाक्त कर देता है, ठीक उसी तरह किसी एक भाग की गरीबी पूरे विश्व की संपन्नता के लिए घातक होता है। उपरोक्त कथन की सार्थकता इस बात से है कि बिहार को पिछड़ा और गरीब रखकर हम भारतवर्ष के विकास एवं समृद्धि की कल्पना नहीं कर सकते। बिहार देश का एक ऐसा राज्य है जहाँ अत्यधिक उर्वरक भूमि है। बिहार हिमालय से निकलने वाली नदियों में अनवरत जल प्रवाह होता रहता है। यहाँ धरती के नीचे कम स्तर पर ही जल प्राप्त हो जाते हैं। यदि बिहार की नदियों को परस्पर जोड़कर जल संसाधन के उपयोग की योजना को लागू कर दिया जाए तो उत्तरी बिहार को बाढ़ की विभीषिका से बचाया जा सकता है तथा दक्षिणी बिहार को सिंचाई की सुविधा के द्वारा सूखे से राहत दिलाई जा सकती है। बिहार में दक्ष मानव संसाधनों की कमी नहीं है। न केवल वर्तमान के प्रौद्योगिकी क्षेत्र में बिहार की भागीदारी अधिक है, बल्कि यहाँ के कम पढ़े लिखे मजदूरों ने भी दूसरे राज्यों में जाकर वहाँ के विकास को फलीभूत बनाया है। देश के सूचना प्रौद्योगिकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जब पंजाब के कृषि विकास में बिहार के मानव संसाधन का प्रमुख योगदान रहा है। देश के आर्थिक विकास के प्रत्येक क्षेत्र में बिहारियों का योगदान महत्वपूर्ण रहा है। यहाँ के प्राकृतिक संसाधन तथा कर्मठ मानव संसाधन के योगदान से बिहार की कृषि और कृषि जनित उद्योगों के विकास से राज्य का विकास किया जा सकता है। हाल के वर्षों में बिहार के विकास में गति आई है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ने बिहार का वर्तमान विकास दर 11.03% माना है, जो देश में गुजरात 11.5% के बाद दूसरा है। कृषि जनित उद्योग क्या है, आइए जानते हैं। ऐसे उद्योग जो कृषि उत्पादन पर आश्रित होते हैं अथवा जिनके उत्पादन में कृषि क्षेत्र से कच्चा माल आता है, उसे कृषि जनित उद्योग कहते हैं। उदाहरण के लिए आम से अचार बनाना, टमाटर से टमाटर सॉस बनाना आदि। ऐसे उद्योग जो कृषि उत्पादन पर आश्रित होते हैं अथवा जिनके उत्पादन में कृषि क्षेत्र से कच्चा माल आता है, उसे कृषि जनित उद्योग कहते हैं। उदाहरण के लिए आम से अचार बनाना, टमाटर से टमाटर सॉस बनाना आदि, इसे कृषि जनित उद्योग कहते हैं। विगत वर्षों में भारत के विकास की गति में तेजी आई है। विकास की गति के कारण ही वर्तमान दौर के आर्थिक मंदी का दुष्प्रभाव भारत की अर्थव्यवस्था पर कम हुआ है। यह संतोष की बात है कि विगत वर्षों में बिहार के विकास के लिए कारगर प्रयत्न किए जा रहे हैं। बिहार में प्रगति की इस दौर की प्रशंसा देश भर में की जाने लगी है। यदि देश और बिहार कंधा में कंधा मिलाकर विकास की क्रिया के वर्तमान दौर को कारगर करे तो 21वीं शताब्दी में आर्थिक दृष्टिकोण से भारत विश्व के अग्रणी देशों में आ जाएगा। अतः स्पष्ट है कि देश के आर्थिक विकास में बिहार के आर्थिक विकास की भूमिका महत्वपूर्ण है। मूलभूत आवश्यकताएं एवं विकास का संबंध। देश के नागरिकों के रहने के लिए मकान, खाने के लिए रोटी तथा शरीर ढकने के लिए कपड़ा उनकी न्यूनतम मूलभूत आवश्यकताएं हैं। हर समय सत्ता के गलियारे में रोटी, कपड़ा और मकान का नारा जोर से बुलंद किया जाता है ताकि देश के विकास तथा लोगों की न्यूनतम आवश्यकता को पूरा किया जा सके। देश के गरीब लोगों की आकांक्षा इस न्यूनतम मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करना रहता है। यद्यपि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद विगत 60 से अधिक वर्षों में देश में विकास के बहुत सारे कार्यक्रम चलाए गए हैं। देश की बढ़ती हुई जनसंख्या विकास के मार्ग में एक बहुत बड़ी बाधा है। अतः विकास की दर बढ़ने के बावजूद भी गरीबी का उन्मूलन नहीं हो पाया है। इसके कारण गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की संख्या में अपेक्षित कमी नहीं आई है। गरीबी रेखा क्या है, आइए जानते हैं। गरीबी को निर्धारित करने के लिए योजना आयोग द्वारा सीमांकन किया गया है, बॉर्डर लाइन बनाया गया है। गरीबी रेखा कैलोरी मापदंड पर आधारित होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी तथा शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन
निर्धारित किया गया है। अर्थशास्त्र में गरीबी की माप की यह एक काल्पनिक रेखा है। इस रेखा के नीचे के लोगों को गरीबी रेखा के नीचे माना जाता है। इसे संक्षेप में बीपीएल कहा जाता है। नरेगा क्या है, आइए समझते हैं। राष्ट्रीय रोजगार की यह एक राष्ट्रीय योजना है। ग्रामीण रोजगार के लिए यह एक राष्ट्रीय योजना है। इसके अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम 100 दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था है। इसके लिए न्यूनतम मजदूरी निर्धारित है। समुचित न्यायपूर्ण सार्वजनिक वितरण प्रणाली से लोगों को खाने के लिए रोटी उपलब्ध हो सकता है। देश में रोजगार के द्वारा नागरिकों की आय में वृद्धि की जा सकती है, जिससे उन्हें कपड़ा और मकान उपलब्ध होगा। देश के आर्थिक क्षेत्रों के गरीब मजदूरों के लिए राष्ट्रव्यापी रोजगार देने की योजना बनाई गई है। यह योजना राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के तहत शुरू की गई है। इसे संक्षेप में नरेगा कहा जाता है। ग्रामीण रोजगार देने की इस स्कीम को विश्व का सबसे बड़ा रोजगार योजना माना जाता है। बिहार की अवधारणा, विकास की अवधारणा से हमारा मतलब देश के सभी क्षेत्रों और सभी वर्गों के विकास से है। सभी क्षेत्रों से हमारा मतलब कृषि, उद्योग, व्यवसाय आदि से है तथा सभी वर्गों के विकास से हमारा मतलब निष्पक्ष रूप से तथा बिना भेदभाव किए हुए संपूर्ण समाज के विकास से है। इन दिनों सभी वर्गों के सम्यक विकास की अवधारणा महत्वपूर्ण हो गई है, जिसे हम आर्थिक शब्दावली में इंक्लूसिव ग्रोथ कहते हैं। इस प्रकार के विकास के द्वारा हमारा प्रयास लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कराना होता है। आइए अब सारांश पर एक नज़र डालते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था का वर्तमान स्वरूप कोई एक दिन का संरचना नहीं है। इसकी मूल सूत्र की जड़ें काफ़ी गहरी हैं। अंग्रेजी शासन के पहले भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन अंग्रेजी शासन के लगभग 200 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था का काफ़ी शोषण हुआ। अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है। अर्थव्यवस्था की संरचना का मतलब विभिन्न उत्पादन क्षेत्रों में इसकी विभाजन से है। भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना को 3 भागों में बांटा गया है। प्रथम प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र तथा तृतीय क्षेत्र। आज विश्व में 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था पाई जाती है। पहला पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा समाजवादी अर्थव्यवस्था तथा तीसरी मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा दीर्घकाल में किसी अर्थव्यवस्था की वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। भारत में आर्थिक विकास का श्रेय नियोजन को दिया जा सकता है। आर्थिक नियोजन का अर्थ राष्ट्र की प्राथमिकताओं के अनुसार देश के संसाधनों का विभिन्न विकासात्मक क्रियाओं में प्रयोग करना है। आर्थिक विकास की माप करने के लिए प्रति व्यक्ति आय को सबसे उचित सूचकांक माना जाता है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट एचडीआर, विभिन्न देशों की तुलना लोगों के शैक्षिक स्तर, उनके स्वास्थ्य स्थिति और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर करती है। साधनों के मामले में धनी होते हुए भी बिहार की स्थिति दयनीय है। आज बिहार पिछड़ा हुआ राज्य माना जाता है। इसके अनेक कारण है। हर एक साल बाढ़ तथा सूखा का प्रकोप इस राज्य को झेलना पड़ता है। आर्थिक विकास की गति को तेज करके बिहार की स्थिति में सुधार किया जा सकता है। पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने ठीक ही कहा था, बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। आजकल बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग केंद्र सरकार से की जा रही है। यदि केंद्र सरकार बिहारवासियों की यह मांग मान लेती है तो बिहार को विशेष राज्य पैकेज मिल सकता है। इस विशेष आर्थिक सहायता से बिहार अपनी स्थिति में सुधार कर अपना आर्थिक विकास कर सकता है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के क्षेत्र में केंद्र सरकार के समक्ष अनेक व्यवहारिक तथा प्रशासनिक समस्याएं आ रही हैं।